हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक करण। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। बस एक काम करना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, रिकॉर्डिंग हो, चाहे लाइव हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है। अब एक बात का आप खास ख्याल रखें कि कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं। तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के चेकआउट कर लेना, तो वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको अवेल हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए जरा कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को देखा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि इसके पहले जो पार्ट आया था ना बेटा, उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले वाले में 1 से 10 तक अपन पूरा डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपना है खत्म करना एनसीईआरटी को क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि अगर आप एनसीईआरटी को एकदम तसल्ली से सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप ये समझ जाइए कि आप काफी लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, बिकॉज फिजिक्स के एनसीईआरटी में बहुत शानदार जान है। ठीक है। ये एक तरफा एनसीईआरटी है भैया। हर क्वेश्चन जो है ना वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टॉपिक सबको टच करता हुआ चलता है, तो एक तरह से पूरा 360 डिग्री का स्पेक्ट्रम ही कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के आएंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है। मतलब होटल से जो स्टेशन की दूरी है वो कुल मिलाकर के है 10 किलोमीटर। ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा? होटल से स्टेशन की दूरी, या स्टेशन पे तो वो बंदा अभी अभी आया है, अभी अभी तो आए हो, कहां पे? स्टेशन पे। ठीक है। घूमने फिरने आया होगा, इसने करा पता कि भैया पास का जो होटल है वो है 10 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है। उसने बोला ठीक है बढ़िया, जाएंगे, कैब वगैरह बुक करेंगे। अब उसने कैब बुक करा तो द डिसऑनेस्ट कैबमैन, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, डिसऑनेस्ट कहीं का, डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग अ सर्किटस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। भाई ये जो कैब वाला था ना, इसने मजे ले लिए हैं। ये घुमा करके लेके गया है पूरा। ठीक है। कितना घुमा करके लेके गया है भाई? 23 किलोमीटर घुमा करके लेके गया है। ठीक है। अब उसको लगा कि ये तो बंदा नया नया है, इसे क्या पता कि कितनी दूरी है होटल क्या हो। वो भी क्या है बेटा, सवाल में गिवन है कि स्टेशन से होटल जो है ना वो पूरा स्ट्रेट रोड पे ही 10 किलोमीटर की दूरी पे है। पर ये जो कैबमैन था ये तो घुमा के लेके गया इसको 23 किलोमीटर की दूरी से। ठीक है। अब यहां पे समय जो लग गया ना वो उसको लग गया है टोटल 28 मिनट्स का समय। ठीक है। इसको जो टाइम लग गया है ना बेटा वो समय लग गया है 28 मिनट का। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, वो अलग मसला होने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी? क्या पूछ लिया है बेटा? टैक्सी की एवरेज स्पीड पूछी हुई है। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो कोई समझ में आ रहा है कितना बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है। तो यहां पे पूछा हुआ है एवरेज स्पीड। भाई जिसको पता है वो जल्दी कमेंट सेक्शन में तुरंत से पहले छाप दो, वीडियो को हल्का सा रोक लो और फिर छाप देना, लिख देना कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला। ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझ गया मैं तुमने क्या लिखा है। भगवान करे तुमने यही लिखा हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। कुछ नया नवेला फॉर्मूला मुझे ही देखने को ना मिल जाए। कई बार क्या होता है बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में ऐसा ऐसा फॉर्मूला दे देते हैं ना अपने सामने कि लगता है कि क्या सच में यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना। तो ऐसा तुम मत कर देना। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो भाई घुमा के लेके गया तो फिर 23 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था। ठीक है। और टाइम कितना लगा बेटा? लगा तो 28 मिनट, लेकिन उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक है। लगा तो 28 मिनट लेकिन उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। लो कन्वर्ट कर दिया आवर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज स्पीड जो बचेगा ना बेटा, एवरेज स्पीड जो आएगा ना बेटा वो आएगा 49.3
किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड आएगा ना बेटा वो आएगा 49.3 किलोमीटर पर आवर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा हुआ है, द एवरेज स्पीड तो हो चुका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलो भैया शुरू करें एवरेज वेलोसिटी के ऊपर की बातचीत। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले 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 एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई वो जो डिसऑनेस्ट कैबमैन था वो भले ही घुमा करके लेके गया, लेकिन फिर भी लेके तो गया होटल ही, और पिक किया था उसने स्टेशन से ही। तो मतलब इनिशियल और फाइनल, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको पूरे पाथ से मतलब नहीं है, आप सिर्फ इनिशियल को देखते हैं और आप सिर्फ फाइनल को देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेशन था, फाइनल ये था, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो वही 10 किलोमीटर के बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो वही तुम्हारे पास 10 किलोमीटर के बराबर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर। और समय कितना लग गया भाई, 28 मिनट। तो भैया इसको अपन ने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, 28/60 कर दिया, तो ये अपने पास आ चुका है, नीचे डिनोमिनेटर आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब मैं निकालूंगा ना एवरेज वेलोसिटी, सुनना अच्छे से, अब जब मैं निकालूंगा ना एवरेज वेलोसिटी तो जरा ध्यान देना, जैसे अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया अप्रोक्सीमेटली 21.4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट का फंडा यूज करना पड़ता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के टाइम पे, ठीक है। सवाल के अनुसार दो चीजें हमसे पूछी हुई थी, एक तो एवरेज स्पीड पूछा हुआ था वो निकाल के हमने रख दिया, दूसरा एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ था वो हमने निकाल करके रख दिया, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट था यार, कुछ दिख तो रहा था ऐसा, आर द टू इक्वल, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, जी नहीं, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। बिकॉज यार देखो यार, स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ता है, और वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो माना टाइम तो फिर भी सेम है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप डिस्टेंस को देखें और डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वो अलग अलग है। सिंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का अलग अलग होना लाजमी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन, डन फॉर यू, डन 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 डन, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, हो चुका है। चले आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। ओके आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, ठीक है। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, ठीक है। कई लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, कई लोग ना पहले फिगर आउट कर भी लेते हैं कि हाँ मैक्स हाइट तो दे के रखिए 25 मीटर, लेकिन उसके बाद उनका दिमाग का अगला पार्ट उनसे ये बोलता है कि यार लेकिन ये भी तो दिया हुआ था कि द बॉल कैन नॉट गो विदाउट हिटिंग, मतलब शुड गो विदाउट हिटिंग, ठीक है। सीलिंग को हिट किए बिना बॉल को निकलना है। तो भाई कई लोग सोचते हैं कि यार फिर हाइट 25 मीटर लें कि ना लें, लें कि ना लें। तो बेटा एक बात समझो, इसमें ना क्लियर हिंट है, ठीक है। हाइट ही है 25 मीटर बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट ही है यहाँ पे 25 मीटर। अगर आपके दिमाग में ये वाला ख्याल आ रहा है कि यार सवाल में दिया हुआ है कि हिट नहीं करना है तो हम क्या 25 मीटर ले पाएंगे, भाई काम करो ना, हिट मत करवाओ, हल्का सा नीचे ले ले, हल्का सा नीचे लेके वहां से निकाल दे तो भी अप्रोक्सीमेटली वो क्या आएगा, 25 मीटर ही आएगा, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो रहा है। तो इसमें ना इशारा समझो बेटा, कहते ना कि समझदार को इशारा काफी है, इशारा दे दिया है, मसला ये है कि तुम समझदार हो कि नहीं हो, ठीक है। अब जरा गौर करें यहाँ पे, जी की वैल्यू तो यार 9.8 ही लेके चलनी पड़ेगी, बिकॉज सपोर्ट करने के लिए 10 ले लो ऐसा बोला नहीं गया है, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है तुमको, यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, बस 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 मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है बस। चलो सेटअप जरा इसका फील करो एक बार, तुम देखो सेटअप जरा चेक करो, उसका चेक कर, सेटअप एक बार चेक कर बेटा इसका। ये मान लिया अपन एक हॉल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अपने को तो, ठीक है। यहां से क्या है कि एक मारा अपन ने प्रोजेक्टाइल, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या फुटबॉल था, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, फुटबॉल था क्या। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, अब बॉल इज थ्रोन, ठीक है। तो इसको 40 मीटर पर सेकंड की अपन ने दे के रख दिया वेलोसिटी, इसको अपन ने 40 मीटर पर सेकंड की दे दी है वेलोसिटी। नाउ अब तो ये जाहिर है
तो कुछ इस तरह, ये तो बहुत ही गंदा बन गया। तुम समझ लो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, ऐसा जाएगा और कुछ ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा है कि जस्ट टच कर रहा है, जस्ट क्लियर कर रहा है, जस्ट क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे ही बनाऊं क्या, पहले एक काम करता हूँ, मारता हूँ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, नहीं तो यार कलाकारी पूरी खराब हो जाएगी फिर तो, यार कलाकारी पूरी खराब हो जाएगी फिर तो, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ने दिया वेलोसिटी मार करके 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी ना, तो इट वेंट समथिंग लाइक दिस। हाँ अब लग रहा है बढ़िया, अब लग रहा है बड़ा प्यारा, ठीक है। अब जरा गौर करो, अब इसको अपन कमरे में बंद कर देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, सवाल में देके रखा हुआ है, अपने मन से नहीं कर रहा मैं, सवाल में देके रखा है कि भैया ये हॉल के अंदर का पूरा सिस्टम हो रहा है। तो ये लो भैया, कैसा लगा, सही लगा, सही लगा, सही लगा, सही लगा, सही लगा, सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, बढ़िया। चलो सही जा रहे हैं। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, ये यहां से इसको हटाओ, तुम्हारा इस हॉल में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। चलो बेटा, अब ये अपने पास पूरा सेटअप हो चुका है। 25 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है। कितनी हाइट है बेटा इसकी, इसकी हाइट कुल मिलाकर के 25 मीटर की, बिकॉज दैट इज द हाइट ऑफ द सीलिंग ऑल्सो, ठीक है। तो मैक्स हाइट हो चुका है 25 मीटर। अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, वही चीज नहीं पता बस, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा वही चीज नहीं पता बस। और यहाँ पे जो वेलोसिटी अपन ने फेंक के मारा है वो था 40 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल था दैट एंगल इज थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करना, जो चीज गिवन है उस पे खेलना शुरू करो पहले, ठीक है। तो मैक्स हाइट देके रखा है कितना, 25 मीटर, मैक्स हाइट देके रखा है कितना बेटा, 25 मीटर। तो यार हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये ठहरा एंगुलर प्रोजेक्शन, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू आ जाएगा 25 के बराबर। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब एक काम करेंगे, यहां से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां से निकाल देंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25 इंटू 2g, 25 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, जी बोले तो 9.8। उसके बाद नीचे अपन पढ़ेंगे इसको u के स्क्वायर को, और u कितना है भैया, u है 40, तो 40 का स्क्वायर पटक दो नीचे। तो यहां से जब मैं निकालूंगा ना साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट मारो, क्या मारो, अंडर रूट मारो। उसके बाद 50 इंटू 9.8, ओ भाई साहब 50 इंटू 9.8, 490 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 1600 नहीं होगा, 1600 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास में साइन थीटा। एक बार जरा यहां तक की कहानी जो है ना वो एकदम तसल्ली से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके अब जरा आगे बढ़े इसमें। चलो जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5534। और जैसे आप इस चीज को फर्दर सॉल्विंग करेंगे, भाई डेटा स्पेसिफिक यहां पर रहने की जरूरत नहीं है, तो 33.6 डिग्री के आसपास का हमारे पास अभी आया है सिर्फ और सिर्फ एंगुलर प्रोजेक्ट, मतलब एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन आया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में हमसे क्या पूछ के रखा हुआ था बेटा, यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस कंडीशन के रेस्ट्रिक्शन के साथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या हो सकता है, बस वो पूछा हुआ है। तो आर मैक्स या हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भाई यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1600। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है जी का मतलब क्या होता है 9.8। उसके बाद क्या आता है बेटा साइन 2 थीटा, तो साइन उसके बाद 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 33.6 डिग्री, ठीक है। जैसे आप इस चीज को फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 150.5 मीटर के आसपास आपका आंसर आपको पड़ा हुआ मिलेगा, 150.5 मीटर, ठीक है। तो ये रहा अपने पास इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे ख्याल में आपको ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। अप्रोच पे जाओ भाई, अप्रोच पे नोट डाउन कर लो, अप्रोच पे जाओ। डेटा स्पेसिफिक होने की इस तरह के क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ओके ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका हो चुका है डन। अब आ जाओ इसके अगले वाले क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल
ओके भेको भैया, टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई और फर्दर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बॉल इतनी हाइट तक ही जानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ जब बोला गया ना कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या बोला गया है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका मतलब ये सवाल चीख चीख के हिंट दे रहा है कि बेटा याद करो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने एंगल पर आता था। तुम बोलोगे सर 45 डिग्री पे आता था। मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद रेंज, ओ भैया रेंज तो दे के रखिए 100 मीटर। ठीक है, नाउ हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। चलो भैया, एक ही क्रिकेटर एक ही बॉल दो डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, एक ही क्रिकेटर एक ही बॉल लेकिन दो डिफरेंट सिनेरियो। पहले वाले केस में क्या होता है कि ये फेंक रहा है भैया एंगुलर प्रोजेक्शन से। ठीक है, तो पहले वाले केस में दिया गया है इसको एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, तभी तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मसला आया, तभी तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मसला आया था। चमका कुछ? जरा गौर करो, देखो भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सर हुआ ये कि एक क्रिकेटर ने मान लो एक बॉल को थ्रो कर दिया। ठीक है, एक क्रिकेटर ने एक बॉल को थ्रो करा गिविंग इट अ वेलोसिटी ऑफ यू, और उसके बाद कहा जा रहा है कि रेंज तो आ गई है भैया मैक्सिमम। तो भाई तुम समझ जाओ ना कि रेंज अगर मैक्सिमम आ रही है तो थीटा कितना है? 45 डिग्री है। सवाल ने भी कहा चीख चीख के, मैंने भी कहा चीख चीख के कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने पे आता है? एंगल 45 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो ये भाई जो रेंज है ना वो है कितनी पता है? ये है 100 मीटर के बराबर। ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है ना वो कितने पे आ रहा है बेटा? 100 मीटर पे आ रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मसला ये क्या वेलोसिटी दे के फेंका होगा? ये इतना छोटा सा यू। भाई मसला ये है कि क्या वेलोसिटी दे करके फेंका होगा, एक बार वो तो निकाल लिया जाए। क्योंकि उसके बाद हुआ ये है, बिकॉज उसके बाद हुआ ये है कि भाई वही क्रिकेटर और वही बॉल। इसके बाद हुआ यह है कि वही क्रिकेटर और वही बॉल, लेकिन इस बार जो क्रिकेटर था ना उस क्रिकेटर ने इस बॉल को, इस बार जो क्रिकेटर था ना उस क्रिकेटर ने इस बॉल को वर्टिकली फेंक दिया। तो कितने हाइट तक जाएगा? ठीक है, इस बार इस क्रिकेटर ने इसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दिया है। ठीक है, इस बार इस क्रिकेटर ने इसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दिया बेटा। ठीक है, और जरा गौर करें, जिस वेलोसिटी के साथ यहां से फेंका था ना उसी वेलोसिटी के साथ ऐसे वर्टिकली अपवर्ड भी फेंक दिया है। तो अब ये वर्टिकली अपवर्ड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा वो एक अलग मसला है निकालना। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये तुमको निकालना है, विच इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। S इज इक्वल टू एच मान लेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर है आपके दिमाग में। ठीक है, अब जरा यहां पे गौर करना, निकाल तो लो एक बार, यू तो निकाल लो, एक बार यू तो निकाल लो। ठीक है भाई, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब रेंज आया कितना? सर रेंज आ गया 100 के बराबर। ठीक है, तो भाई यू का स्क्वायर, भाई यू नहीं पता यार, साइन उसके बाद 2 इंटू थीटा करेंगे साइन 90 अपॉन जी करेंगे। तो देयरफॉर कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि यू स्क्वायर बाई जी आपको जहां दिख जाए उसको आप 100 मीटर पटक देना। चमका, जहां पे आपको यू स्क्वायर बाई जी दिख जाए उसको आप क्या पटक दो बेटा? 100 पटक दो। इसका फंडा अपन यहां पे यूज करेंगे। देखो भाई, इसको फेंका गया विथ अ वेलोसिटी ऑफ यू। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। और जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपने से ये वाली हाइट पूछ के रखिए, और तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, तो जरा गौर करना भाई, जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना अपन अप्लाई कर देंगे थर्ड इक्वेशन। सब लोग को पता है कि हाँ सर 9th क्लास में पढ़ ली थी, कभी कभी याद नहीं आती है। 2as इक्वल टू क्या होता है बेटा? v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u का स्क्वायर। ठीक है, अब तेरे से पूछी हाइट, तो एक काम कर s निकाल ले। s क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 4, एक काम कर 2a पटक नीचे। ठीक है, अब जरा गौर करना बेटा, v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और मैक्सिमम हाइट पर क्या हो चुकी है? फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर। माइनस क्या करेंगे अपन? u का स्क्वायर। भाई इसको अभी रहने दे यार, इससे बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। 2 और एक्सेलरेशन क्या होगा? ऊपर गया तो माइनस जी के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो आया ना तेरे पास वो आएगा माइनस का यू स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस का 2g। भाई माइनस माइनस जाएगा निपट, बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, क्या बचेगा बेटा? बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो क्या मैं इसे इतने प्यार से ऐसे लिख सकता हूं? जी सर लिख सकते हो, लेकिन इतना प्यार बरसाए क्यों? बिकॉज यहां पे बेटा यू स्क्वायर बाई जी स्वयं 100 के बराबर था, उसका आधा कर दे, बस काम खत्म हो गया। तो हाइट
कितना है बेटा, हाइट कितना है, ये आ जाएगा तेरे पास हाफ ऑफ यू स्क्वायर बाई जी, इटसेल्फ वाज 100, आंसर इज नथिंग बट 50 मीटर। निपट गया, शुरू होते ही काम खत्म बेटा। इतना बेसिक फंडे पर बेस्ड क्वेश्चन था। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको अगले वाले सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर, चलो आगे बढ़े। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल डन फॉर यू। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है भैया, इफ द स्टोन मेक्स 140 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकंड्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? भैया ये पूछ के रखी हुई है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछ के रखा हुआ है। अब जरा आप गौर करें, बहुत सिंपल सा फंड आपको बता रहा हूं, ठीक है, देखना। स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग था ना भाई, देख हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है वो, ठीक है, एक बंदा होगा वो ऐसे घुमा रहा होगा उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में, लेकिन अपन तो क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू लेंगे यार। टॉप व्यू की बात ही अलग होती है, ठीक है। ये चल घुमा तो रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, घुमा तो रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो पहली बात तो भाई कलाकारी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, क्या सच में एग्जिस्ट कर रहा है? क्या रहा है, मत तो कर रहे हो, सच में कौन एग्जिस्ट करता है? ये सर्कल क्या सच में एग्जिस्ट कर रहा है? कोई ऐसा क्या पूरा मटेरियल से बनाया हुआ सर्कल है क्या? अरे सर्कुलर पाथ है, जस्ट सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब कोई बंदा है जो कि एक पत्थर को उसने बांध दिया रस्सी में, घुमाए जा रहा घुमाए जा रहा घुमाए जा रहा, किसी को लग जाएगी पर घुमाए जा रहा है, फिर भी मान नहीं रहा। तो भैया अपन ने ऐसा माना कि हाँ ठीक है, ये अपन ने बना दिया, ये बंदे का मुंह बना दिया मैंने, ठीक है, और ये बंदे का दूसरा हाथ, और ये रहा। अरे भाई साहब ये तो कुछ हो गया इसको, ऐसा लग रहा है कुछ हो गया इसको। चलो ठीक है, मान लिया अपन ने, ठीक है, अपनी कलाकारी। तो ये बनाया अपन ने बंदा, अरे अरे गजब गजब गजब, और ये था इसका हाथ, और अब ये, अरे कानून के हाथ है भाई ये बहुत लंबे। अब क्या हो रहा है कि ये घुमाए जा रहा है एक पत्थर को, ठीक है, तो एक काम करते हैं, रस्सी से बंधी होगी पत्थर, तो उस एक समय ये पत्थर मान ले यहाँ तक, मतलब ये रस्सी था और ये रहा पत्थर। डेंजरस चीज है भैया, पत्थर वत्थर रेड से बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका पूरा सिनेरियो होने वाला है, लेकिन हम लेंगे इसका टॉप व्यू, ठीक है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेंगे इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू आपको यहां दिखा रहा हूं। टॉप व्यू में क्या होगा भाई, ये प्रॉपर एक सर्कल नजर आएगा और कुछ थोड़ी होगा। टॉप व्यू में आपको ये एक प्रॉपर सर्कल नजर आएगा, ठीक है। और क्या होता है भाई, देखो सेंटर पकड़ो उसका, सेंटर से दे मारो रस्सी यहाँ पे, ठीक है, और ऑब्वियसली दिस इज द पत्थर, ऑब्वियसली दिस इज द पत्थर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये तुम्हारे पास इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास में प्रॉपरली एक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है। यहां तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब क्या हो रहा है बेटा, इसमें ना 80 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है एक तरह से वो देखा जाए तो 80 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। अगर इसका रेडियस देखा जाए तो 80 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 14 रेवोल्यूशंस लग रहे हैं इन 25 सेकंड, ठीक है, क्या बोला भैया, 14 रेवोल्यूशंस लग रहे हैं 25 सेकंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 14 रेवोल्यूशंस अपॉन 25 सेकंड। तो 14 अपॉन 25 हर्ट्ज या सीपीएस की आप फ्रीक्वेंसी मान लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एफ से कर लो या न्यू से कर लो, वट एवर यू फील लाइक। मुझे क्या है ना कि भाई वी और न्यू लिखने में कभी का गलती हो गई तो पूरा क्या है खेल की खिचड़ी बन जाएगी, उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एफ लिख देता हूं, ठीक है। चलो, What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? पहली बात तो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन मैं इसको यहाँ पे कोड कर दूं कि एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल। यहां पे हम जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल। तो फिर ये कहां पे डायरेक्टेड है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा इसके ऊपर जरा बातचीत की जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज बेसिकली v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अब v क्या होता है बेटा, r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, r को रखो बाहर, और ओमेगा क्या होता है बेटा, ये तो होता है 2 पाई f, ओमेगा क्या होता है बेटा, ये तो होता है 2 पाई f, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, भाई r कितना आ गया, तो r आ चुका था 80 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो लिख देना इसको 80 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2। उसके बाद यहां पे चालू कर दो उसका प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2, उसके बाद पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, f कितना आ गया तेरे पास 14/25, और इसका पूरा स्क्वायर करना स्टार्ट कर देना। जैसे हम इसको पूरा फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो सब कुछ अपन SI यूनिट में लेके चल रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पूरा SI यूनिट में आएगा 9.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, डन 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 डन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो, इसको अपन ने क्लियर करा। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ इसके अगले वाले सवाल की तरफ। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कभी अगर तुम्हें कन्वर्जन चाहिए ना तो भैया 36 किलोमीटर पर आवर को अपन 10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। पूरा मैंने प्रूफ भी करवा के आपको रखा हुआ है, ठीक है। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे कंपैरिजन चाहिए। ये सवाल आपके हवाले, एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ऐसे सवालों के ऊपर सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। चलो ठीक है फिर, शानदार। तो ये वाला आप लोगों ने सवाल देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सर सवाल में क्या था कि एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस कितना है इसका 1 किलोमीटर। तो भैया अपन अगर रेडियस 1 किलोमीटर है तो अपन तो SI यूनिट्स के टर्म्स में बात करेंगे, तो अपन लेके चलेंगे 1000 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब उसके बाद ये लेके रखा हुआ है कि इट इज मूविंग विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी की स्पीड है बेटा, 900 किलोमीटर पर आवर। तो जरा ध्यान देना, अगर 36 किलोमीटर पर आवर होता है 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर, तो एक काम कर, डबल करूंगा 72.5 और करूंगा 90। इसका मतलब अगर मैं 25 एक सेकेंड, अगर मैं यहां से कर देता हूं कितना 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो जाएगा फिर कितना बेटा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लो भैया 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 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 हमारे पास कितना था, 90 नहीं था, 900 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं 900 किलोमीटर पर आवर की बात करता हूं तो भाई साहब इसको भी फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 250 मीटर पर सेकेंड की यहां पे वेलोसिटी है, ठीक है। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो नाउ कंपेयर करना है, मतलब बेसिकली रेशियो ही निकालना है यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन जी करना है। एक बात सुनना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे g लगा हुआ था, g से अपन इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन जी, भाई यार ये इसकी v की वैल्यू कितनी है, v था 25, तो मतलब 250, तो 250 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद r कितना अपने पास 1000, मतलब 10 टू द पावर 3, और इसको फिर अपन यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 9.8 से। मेरे ख्याल से इतना फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, इस रेशियो को, कंपैरिजन को, तो आपको समझ में आया कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लेना बेटा, 6.38 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, this is approximately 6.38 times acceleration due to gravity। यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, this is approximately 6.38 times acceleration due to gravity। it is as simple as that। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी सवाल का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, एक तरफा भाई, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अगले वाले
क्वेश्चन पे आपको लेकर के आते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन नंबर 16 को तसल्ली से देख सकें, तसल्ली से इसको देख सकें। ठीक है, चलिए। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज along the radius of the circle towards the center। तो भैया जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन है, वो हमेशा along the radius towards the center नहीं होता। ये सिर्फ तब होता है जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो। ठीक है, ये कब होता है? जब सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो। तो ए वाले के लिए आप लिख देना कि भैया फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेट एक्सेलरेशन है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होता है, टुवर्ड्स द सेंटर सिर्फ तब होता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि द नेट एक्सेलरेशन, इसके रीजन में आप लिखेंगे कि जो नेट एक्सेलरेशन है इज नॉट ऑलवेज अलोंग द सेंटर। ठीक है, इज नॉट ऑलवेज, जो नेट एक्सेलरेशन है इज नॉट ऑलवेज अलोंग द सेंटर, इज नॉट ऑलवेज अलोंग द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ वो तभी होता है, सेंटर की तरफ वो तभी होता है जब यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इट इज अलोंग द, इट मतलब क्या? नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, इट का मतलब यहां पे क्या है बेटा? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर सिर्फ तब होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। इट इज अलोंग द सेंटर, इट इज अलोंग द सेंटर ओनली व्हेन, it is along the center only when the motion is uniform circular motion। ठीक है, when the motion is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आपको ट्रू और फॉल्स भी चाहिए था और रीजन के साथ साथ भी चाहिए था। ठीक है, तो ये रहा अपने पास कि हाँ भैया पहला वाला तो फॉल्स है और रीजन आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। ओके, डन सर। चलो, उसके बाद क्या? द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। एग्जैक्टली करेक्ट बात है ये। पहली बात तो बी वाले को अपन ट्रू तो बोल दें। ठीक है, जो सही है वो सही है, जो सही है वो सही है। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा गया है बेटा कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना होता है ना, तो वो हमेशा टेंजेंट होता है टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिकॉज अगर इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ फ्री टू मूव, ठीक है, इस पे कोई बंधन नहीं है सर्कल का, अगर मान ले रस्सी टूट गई तो वो रस्सी टूटेगी तो वो टेंजेंशियली ही फ्लाई ऑफ कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी इज एब्सोल्युटली अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी इज एब्सोल्युटली अलोंग द टेंजेंट, velocity is absolutely along the tangent because if it is free to move, because if it is free to move, then it moves along, then it flies off tangentially, then it flies off tangentially only। ठीक है, अगर फ्री टू मूव है तो फिर टेंजेंशियली ही फ्लाई ऑफ कर जाएगी। ठीक है, फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली ओनली। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा बेटा। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी 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 से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब आते हैं इसके सी वाले पॉइंट के ऊपर। सी वाला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ काम करेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट इसका जीरो आता है। तो ये सी वाला पार्ट भी ट्रू कहा गया है, सी वाला पार्ट भी एग्जैक्टली ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है जरा उस बात पे गौर करते हुए चलेंगे। देखो भैया, यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ एक्सेलरेशन काम करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन, एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन हो क्या रहा है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन हो ये रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन द एक्सेलरेशन, एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर।
हो क्या रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और जब तुम पूरे सर्कुलर पाथ पे फोकस करोगे और एक रेवोल्यूशन पूरा लग चुका है तो बार बार जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम कर रहा था ना उसका रिजल्टेंट हो जाता है जीरो, ठीक है। तो द रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट, द रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन at every point, the resultant of acceleration at every point is zero only, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ शून्य के बराबर आने वाला है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जल्दी से इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में और तीव्रता से आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल डन फॉर यू। Now moving on to question number 17, ठीक है। The position of a particle is given by this particular vector, displacement vector है। इसको मैं लिख लूं क्या, 3t I cap है बेटा। ये क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, 3t I cap। तो मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, r 3t I cap, 3.0 लिखो, मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। 3t I cap माइनस 2t स्क्वायर j cap, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2t स्क्वायर और j कैप हो जाएगा, और उसके बाद लिखा है 4k कैप। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद लिखा है 4k कैप, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये पूछा है, अच्छा वेयर t इज इन सेकेंड्स, एब्सोल्युटली सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पहली बात तो निकालना है वेलोसिटी, फिर निकालना है एक्सेलरेशन। इसका ए वाला पार्ट था ना क्वेश्चन का, जी हाँ, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है ए वाले पार्ट के तौर पे। तो अपन एक काम करें यार, जब वेलोसिटी निकालनी है ना तो क्या करना पड़ेगा पता है भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो 3 रह जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाएगा, तो 3i कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 को रखेंगे बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इवेंचुअली हो जाएगा 4t, और ये हो जाएगा j कैप, और ये 4 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, 0 के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये रहेगा अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अपने पास रह गई इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन। तो आप इसको तरीके से ऐसे भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। x कोऑर्डिनेट क्या है 3, y कोऑर्डिनेट क्या है -4, और z कोऑर्डिनेट तो खैर 0 के बराबर है। तो दिस बिकम्स द वेलोसिटी, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब अगला काम करना है बेटा, यहीं पे लगे हाथ हल्दी मेहंदी कर दो और निकाल दो एक्सेलरेशन। यहीं पे लगे हाथ क्या निकाल दो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, एब्सोल्युटली वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है बेटा, जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, वेलोसिटी को, जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये रहा वेलोसिटी भाई, यहां पे ना, अच्छा एक सेकेंड, यहां पे तुम्हारे पास 3t था और 2t स्क्वायर था, तो अपने पास ये 4t, अच्छा ये 4t है ना, एक सेकेंड भैया, ये 4t j कैप है, सही जा रहा हूं। 3t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 बचा, माइनस ये 4t बचेगा, जी हाँ 4t बच गया। अब सही जा रहा है, अब बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है, वरना अभी फिर क्या खेल खराब हो जाता बेटा। तो अब ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन 0, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ -4, ठीक है, -4 j कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन आएगा वो तेरे पास आएगा -4 j कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात अपने को तो नहीं लग रही भाई, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा है। अब एक काम करते हैं, निकालते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। चलो 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 चलो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स को वहां पे लिख के रखा है 2.0, क्लासी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जरा गौर करेंगे, देयरफॉर एक काम कर, इसको नाम दे फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अपन बोल देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम एक बात जानते हैं कि भैया वेलोसिटी है अपने पास क्या, 3i कैप और माइनस का 4t j कैप, ठीक है। तो एक काम करें, 3i कैप तो लिख दें,
3 आई कैप तो लिख दें, माइनस का 4 टाइम्स कितना है बेटा, 4 टाइम्स कितना है बेटा, 4 टाइम्स था 2, ठीक है, माइनस का 4 टाइम्स 2 जे कैप, मतलब वेलोसिटी अपने पास अभी कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस कितना हो जाएगा बेटा 8 जे कैप, ठीक है। अपने को चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू मतलब मॉड्यूलस, तो अंडर रूट ऑफ भाई 3 का स्क्वायर क्या है 9, और यहाँ पे अपन करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 64, तो ये रूट में कितना हो जाएगा बेटा 73, और रूट में 73 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपको बहुत ही तसल्ली से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा आप लोग को। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहां पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग जानते हैं बेटा कुछ नहीं करना होता, बस एक tan बीटा निकालना होता है, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए बस tan बीटा निकाल लो। सर tan बीटा कैसे निकलता है बेटा, वो होता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी का y कंपोनेंट, जल्दी बताओ बेटा। ये रहा वेलोसिटी का y कंपोनेंट -8, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये रहा अपने पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब -8/3 तो हो चुका है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो जो एंगल आएगा ना वो आएगा तेरे पास अप्रॉक्स 69.3, ठीक है। अप्रॉक्स कितना आएगा 69.3। एक दफा एक काम करना, इतने का स्क्रीनशॉट तो ले ले, ठीक है, एक दफा एक बार इतने का तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, हो गया। चले तो अप्रोक्सीमेटली 69.3 नहीं 69.5 पकड़ ले इसको, ठीक है। ये इतना एंगल आएगा, इसका मतलब 69.5 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, 69.5 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, 69.5 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं यहां से निपटा रहा हूं, निपट जाओ भाई। और अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले, ये वाला अपना हो चुका है, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन at t is equals to 0 with a velocity initial velocity है about the y axis 10 meter per second about the y axis and moves in the xy plane with a constant acceleration इतना है, okay। At what time is the x coordinate of the particle equal to 16 मीटर, किस समय x कोऑर्डिनेट जो है पार्टिकल का वो हो जाएगा 16 मीटर, पहली बात तो वो निकालना है। What is the y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, जिस टाइम पे x कोऑर्डिनेट 16 मीटर हो चुका है उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी निकाल देंगे। नाउ उसके बाद निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जिस टाइम पे x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस टाइम पर स्पीड क्या होगी, ये सब सवाल के अंदर आपसे पूछा हुआ है। बेसिक फंडा पर बेस क्वेश्चन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक तरह से बैठे होंगे, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार, बन गया तो बहुत शानदार, अपना आंसर लिखते हुए चलना, अगर नहीं आया तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, मतलब अभी अभी तो आई हो, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे अभी अभी कहानी स्टार्ट हुई है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10, ये लिखा है अलोंग द y एक्सिस, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली अबाउट द y एक्सिस, कितना है बेटा 10 के बराबर है। लिख दे बेटा इसको अपन, इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और किसी भी प्रकार की इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पर प्रदान नहीं करी गई है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बेटा 8 आई कैप और 2 जे कैप, और ऐसा यूनिट्स में ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब जो 8 आई कैप लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 8 के बराबर है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 8 के बराबर है, इट्स एज सिंपल एज दैट, और y पर कितनी है बेटा 2 के बराबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अबाउट द y एक्सिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलें आगे बढ़े। एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर के बराबर। तो पहला मसला क्या है कि किस समय पे x कोऑर्डिनेट जो है वो 16 मीटर के बराबर होगा, ए वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक है, ए वाले पार्ट पे आ जाओ कि x इज इक्वल टू 16 मीटर एट टाइम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, ठीक है। तो एज वी नो
दैट जैसा कि हमें पता है कि S इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वाइज होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वाइज क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पर हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी x एक्सिस पर ही हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16 मीटर के बराबर, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 16 मीटर के बराबर हो गया, इज इक्वल्स टू ux का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द x एक्सिस 0 के बराबर हो चुकी है। हाफ एक्सेलरेशन कितना है x एक्सिस पे, 8 के बराबर, उसके बाद t का स्क्वायर, ये तो पूछा हुआ है। तो भैया 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स t का स्क्वायर। t का स्क्वायर स्वयं 4 के बराबर हो जाएगा। अगर t का स्क्वायर स्वयं 4 के बराबर है तो t आ जाएगा 2 सेकेंड्स, प्लस माइनस 2 सेकेंड्स मत बोलना, टाइम माइनस में नहीं आएगा ना बेटा, इसलिए t इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 2 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये पहला काम तो अपना हो चुका है, डन। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, मतलब जिस समय पे x कोऑर्डिनेट 16 मीटर के बराबर हो चुका है उसी समय पे, मतलब 2 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो भाई काम करेंगे, सेम कारनामा फिर से कर देंगे। ठीक है, सेम कारनामा फिर से कर देंगे। ये बी वाला पार्ट है, हम लोग सब जानते हैं s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं सेम कारनामा करता हूं अबाउट द y एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट, इनिशियल वेलोसिटी y वाली, और हाफ एक्सेलरेशन भी कहां का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अबाउट द y एक्सिस। भाई y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस बार वो निकालना है, गिवन नहीं है, निकालना है इस बार। तो uy कितना था अपने पास, uy वॉज 10, टाइम आ चुका है 2, हाफ। अच्छा ay की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ay स्वयं 2 आ चुका है। उसके बाद t का स्क्वायर करेंगे, t मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तेरे पास, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो मतलब ये कितना हो गया बेटा, 24 मीटर। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, क्या पूछा है बेटा, स्पीड पूछ के रखा है। क्या पूछ के रखा है बेटा, स्पीड पूछ के रखा है। तो एक दफा आप इस सवाल को देख लें, आपको क्या चमक रहा है, फिर इसमें अपन निकालते हैं कि कैसे निकलेगा इसका स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कैसे निकलेगा इसका स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भाई जब स्पीड निकालनी है ना, तो x के अबाउट की क्या स्पीड थी, y के अबाउट की क्या स्पीड थी, ये अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सी वाले पार्ट पे आ रहे हैं। तो पहले अपन x के अबाउट की स्पीड निकाल लें। भाई देख फॉर्मूला क्या होता है, ux प्लस axt। फॉर्मूला क्या होता है, ux प्लस axt। भाई ux का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द x एक्सिस 0 के बराबर है, ax का मतलब एक्सेलरेशन अबाउट द x एक्सिस 8 के बराबर है, और टाइम तो वही 2 है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अबाउट द x एक्सिस। ठीक है, अब निकालते हैं वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस। तो uy प्लस ayt हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी y पे कितनी है, तो y पर थी वेलोसिटी 10 के बराबर, uy प्लस, अच्छा ay कितना अपने पास, ay था 2 के बराबर, और उसके बाद t कितना लग गया, टाइम लग गया 2। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 14। तो 14 मीटर पर सेकेंड। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आपको निकालना है वेलोसिटी। नाउ फाइनल वेलोसिटी, अब आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा v इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी के ही x कंपोनेंट का स्क्वायर, वेलोसिटी के ही y कंपोनेंट का स्क्वायर। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब बेटा वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर मार देंगे। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, 14, 14 का स्क्वायर मार देंगे, अप्रोक्सीमेटली 21.26 मीटर पर सेकेंड के आसपास अपना आएगा आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है डन डन डन। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भैया, ये वाला फंडा अपना हो चुका है। अब जरा सवाल में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, निपटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 पे कूद जाओ बेटा। आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि हम जानते हैं बहुत ही भली भांति। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। ठीक है, आई प्लस जे और आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। चलो, आई प्लस जे का और आई माइनस जे का,
तो भाई ऑब्वियसली ऊपर वाला प्लस आई है, नीचे वाला माइनस आई है, राइट वाला, अच्छा एक सेकेंड, ये राइट वाला प्लस आई है, लेफ्ट वाला माइनस आई है, और यहाँ पे ऊपर वाला प्लस जे है, नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जे के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। पहले क्या पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है आई प्लस जे वेक्टर का, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है आई प्लस जे वेक्टर का। बेटा ये आई प्लस जे का मतलब होता है आई का और जे का रिजल्टेंट निकालो। आई प्लस जे का मतलब क्या होता है बेटा, कि आई का और जे का रिजल्टेंट निकालो, जो कि ग्राफिकली हमसे कहा गया कि यू कैन यूज द ग्राफिकल मेथड एज वेल। तो हम ग्राफिकल मेथड ही यूज कर रहे हैं। तो आई और जे का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो जाएगा कुछ इस तरह, ये रहेगा तुम्हारे पास आई प्लस जे। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया, ये रहेगा तुम्हारे पास में आई प्लस जे वेक्टर, और अभी के अभी इसका निकाल दिया जाएगा मॉड्यूलस। ठीक है, तो नाउ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। आई मतलब क्या है, 1 आई कैप, और जे मतलब क्या है, 1 जे कैप। ठीक है, तो जैसे अपन इसका आई प्लस जे निकालेंगे, ठीक है, तो मतलब इसका आप निकालोगे मॉड्यूलस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर कर लेना और वाई वाले का भी स्क्वायर कर लेना, तो अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। और जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। देखो भैया रिजल्टेंट निकल रहा है बीचों बीच, तो ये एंगल बन जाएगा, एंगल इज, डायरेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक है, डायरेक्शन इज 45 डिग्री अबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सिंपल सी बात है यार। ठीक है, इसमें इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहां पूछा हुआ आई माइनस जे, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है आई माइनस जे का। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका बेटा, आई माइनस जे का। तो ये तो अपने पास आर था, और ये मैंने आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकाल दिया था। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आपको निकालना है आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड। चलो आ जाओ बेटा। तो ऑब्वियसली ये प्लस का जे, ये माइनस का जे, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स। ठीक है, अब हमसे जो पूछा हुआ है ना, वो पूछा हुआ है आई माइनस जे। ठीक है, आई तो ये रहा, और माइनस करेंगे जे, तो माइनस जे ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई ये रहेगा और ये रहेगा अपने पास में माइनस जे। ठीक है, अब निकाल दो बेटा इसका रिजल्टेंट। अब क्या निकाल दो बेटा, इसका रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीचों बीच यहां कहीं निकल जाएगा, हाँ कि ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। ऑब्वियसली ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, चलो अब आपसे कोई अगर ये पूछे, देखो भैया आई माइनस जे कोई पूछ रहा है ना, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा। ठीक है, क्या है ये, रिजल्टेंट वेक्टर है। हमसे पूछा है इसका मॉड्यूलस, हमसे क्या पूछा हुआ है, इसका मॉड्यूलस। तो पहली बात तो लेट मी राइट दिस एज 1 आई कैप माइनस क्या हो जाएगा, 1 जे कैप। अगर मुझसे कोई पूछता है इस वेक्टर का मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो, अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो वो 1 ही आएगा बेटा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड्यूलस है, मतलब ये जो आई माइनस जे वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री बिलो। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, आई माइनस जे। ये जो लिखते हैं ना अपन आई माइनस जे, इसका मतलब क्या है कि आई और माइनस जे का रिजल्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज दिस मच इज 45 डिग्री बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके अगले वाले पड़ाव पे चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर है 2 आई कैप 3 जे कैप, उसका कंपोनेंट क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे। अब जरा गौर करेंगे, तो वेक्टर कितना है अपने पास, 2 आई प्लस 3 जे। चलो तो वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए है अपने पास 2i प्लस 3j, वेक्टर ए है अपने पास 2i प्लस 3j। अब हमको इसका कंपोनेंट चाहिए अबाउट कौन सा एक्सिस बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j। ठीक है, तो कंपोनेंट, एक काम करो, कंपोनेंट
ऑफ ए along direction of I प्लस जे बोला हुआ है, ठीक है। तो भाई एक काम करते हुए चलना, सबसे पहली बात ही समझो, इसके अबाउट का यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। इसके अबाउट का क्या निकाल लो बेटा, यूनिट वेक्टर निकाल लो। 2 मिनट जरा ध्यान देना अच्छे से। इसके अबाउट का मैं निकालने वाला हूं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं उसको एक काम करता हूं, मैं उसको बी कैप बोल देता हूं, बी कैप, ठीक है। तो बी कैप, लेट्स से दैट, भाई मैंने मान लिया कि बी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यार यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। क्या होता है बेटा, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो देयरफॉर जो कंपोनेंट आपसे पूछा हुआ है ना, वो ऐसा हो जाएगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट पूछा हुआ है बी के अलोंग, ठीक है। आया समझ के नहीं आया, वेक्टर ए का कंपोनेंट पूछा हुआ है बी के अलोंग। अब जरा गौर करना, वेक्टर ए तेरे पास कितना था बेटा, 2i प्लस 3j, हाँ कि ना, हाँ कि ना सर, बिल्कुल सटीक बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं बी कैप की। तो देखो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। तो वेक्टर तो ये है अपॉन मॉड्यूलस तो इसी वेक्टर का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √2, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी आपको दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं हो रही होगी। अब जरा आप गौर करेंगे, यहां पे ऊपर हो रहा है दोनों वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, उसके बाद 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 5/√2, ठीक है। सो दिस 5/√2 इज द कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ए अलोंग आई प्लस जे कैप का डायरेक्शन। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट, पूरा फंडा हो चुका है, डन डनाडन डन। चले चले चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। चले, तो ये हो चुका है अपना डन। अब जरा बेटा बढ़ जाओ इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोग के सामने, एक बार जरा देख लो तसल्ली से, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। जो बन जाए वो बढ़िया, और जो भी आपका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा है, फॉर एन आर्बिट्ररी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। कौन सा रिलेशन या कौन से रिलेशंस जो हैं वो ट्रू होल्ड करेंगे फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन, फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे, तो जो ए वाला इक्वेशन है वो दरअसल एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्बिट्ररी मोशन के लिए नहीं है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। जरा इस पे गौर करेंगे, हाँ भैया ये रहा तुम्हारे पास किसी भी आर्बिट्ररी मोशन के लिए, ये तुम्हारे पास रहा किसी भी आर्बिट्ररी मोशन के लिए इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसा कोई भी शब्द नहीं आ रहा है। उसके बाद यार ये v = u + at है, तो ये वाला भी आर्बिट्ररी मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन हमको तो निकालना था आर्बिट्ररी के लिए, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। उसके बाद डी वाला चेक कर लो, डी वाला भी तुम्हारे पास है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन हमको तो निकालना था आर्बिट्ररी मोशन के लिए, तो डी वाला भी गलत हो गया। और इस पे जरा गौर करेंगे, यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन है ये v2 - v1, मतलब चेंज इन वेलोसिटी एट एनी आर्बिट्ररी टाइम अपॉन चेंज इन द टाइम t2 - t1, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रू, ये वाला हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रू, एवरेज एक्सेलरेशन है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन है, नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ट्रू वाला कौन सा है, सिर्फ बी वाला और ई वाला ट्रू है, ओनली बी एंड ई आर ट्रू। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ओनली स्टेटमेंट बी एंड ई आर ट्रू, लिख दिया जाए कि ओनली स्टेटमेंट्स बी एंड ई आर ट्रू, ओनली स्टेटमेंट्स बी एंड ई आर ट्रू। सिर्फ बी वाला और ई वाला स्टेटमेंट जो है ना वो सही है, इसके अलावा सारे के सारे गलत हैं। तो ओनली स्टेटमेंट्स बी एंड ई आर ट्रू बिकॉज दे आर फॉर आर्बिट्ररी, बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स arbitrary motion, because they represents arbitrary motion, because they represents arbitrary motion। लेकिन वहीं अगर आप ध्यान देंगे बाकी बचे हुए पे, whereas अगर आप वहीं ध्यान देंगे बाकी बचे हुए पे, ए पे, सी पे और डी पे, तो ए वाला
फॉल्स है, सी वाला फॉल्स है और डी वाला फॉल्स है। तो वेयर एज ए सी एंड डी, whereas A and C and D represents equations for uniformly accelerated motion, ठीक है, represents equation for uniformly accelerated motion, ठीक है, represents equation for uniformly accelerated motion, it's as simple as that, ठीक है। आया फंडा पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ था आर्बिट्ररी मोशन के लिए, हमने बता दिया फॉर आर्बिट्ररी मोशन। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल डन फॉर यू। अगले वाले पे आ जाओ बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहला वाला क्या है कि ए scalar quantity is one, a scalar quantity is one that पहले वाले में है कि is conserved in the process। तो पहले वाले में लिखा है कि is conserved in the process, तो जो पहला वाला है ना वो तो हो चुका है सरासर गलत, ठीक है। ये जो पहला वाला है ना कि scalar quantity is basically conserved in the process, तो ये false है। क्यों? Because energy is also a scalar quantity। भाई आपको तो पूरा रीजन के साथ चाहिए था, वहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट विथ रीजन, ठीक है। तो बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज एनर्जी भी तो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये कंजर्व्ड नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन बेटा जरा ध्यान दीजिएगा ये कहां पे कंजर्व नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजंस में, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ते हैं हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर इन इलास्टिक कोलिजन, तो वहां पे एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। तो एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बट इट इज नॉट कंजर्व्ड, but it is not conserved in the case of in an inelastic collision। कोई inelastic collision अगर है तो वहां पे ये एनर्जी बिल्कुल भी कंजर्व्ड नहीं होती। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, फिर लेके चलेंगे इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ओके, क्या लिखा है, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो भाई साहब ये भी सरासर गलत है, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और टेम्परेचर नेगेटिव होता है, ठीक है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है और टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव में होती है, ठीक है। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इज ऑल्सो नेगेटिव मेनी टाइम्स, ठीक है, बहुत बार टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है। तो भैया फिर तो ये बी वाला स्टेटमेंट जो है वो हो चुका है गलत, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके सी वाले पार्ट पे आ जाओ बेटा। तो सी वाला पार्ट क्या है कि अ स्केलर क्वांटिटी इज दैट विच मस्ट बी डायमेंशनलेस, ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस होना लाजमी है, ऐसा उसमें कहा जा रहा है। बेटा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सर कैसे गलत है? बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऐसे मान ले एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायमेंशन होता है ml2t-2, ठीक है। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास भी डायमेंशन होता है ml-3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो फॉल्स है। क्यों? बिकॉज डेंसिटी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज डायमेंशनलेस, ठीक है। डेंसिटी इट हैज डायमेंशन, सॉरी डायमेंशनलेस नहीं है, इट हैज डायमेंशन, ठीक है। तो डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी बट it absolutely have dimension। और क्या है इसका डायमेंशन? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए L का क्यूब हो जाएगा, तो m L की पावर -3 T की पावर 0। तो ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आपको अगले वाले पे लेकर के चलते हैं, हो गया। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एक सेकेंड, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो चेंज हो जाती है भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डी वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको इसके आखिरी वाले स्टेटमेंट पे लेकर के आते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलें, उसके बाद लिखा है हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। भाई एक्सिस का यहाँ पे काम ही नहीं, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया, स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली, तो क्या लिखा है हैज द सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। कोई ऑब्जर्वर कहीं है, कोई ऑब्जर्वर कहीं है, कोई ऑब्जर्वर कहीं और है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का जो वेरिएशन है ना वो सबके रिस्पेक्ट में सेम ही होने वाला है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मान लो कोई मास कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सूडो फोर्स के बारे में सोचो, मैं कह रहा हूं कि मास कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर वहां पर है, एक ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, एक ऑब्जर्वर वहां रखा हुआ, वहां पड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, ठीक है। ये तीन ऑब्जर्वर है, सबका अलग अलग ओरिएंटेशन एक्सिस है, लेकिन सबके लिए मास तो 5 kg का है, तो 5 kg का ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हैज द सेम वैल्यू, स्केलर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मास हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो पहले के चारों फॉल्स हो गए थे बेटा, पहले के चारों फॉल्स हो गए थे और सही रहा सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला। पहले के चारों फॉल्स हो गए और सही रहा सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े, अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। ये इसका आखिरी सवाल है, ठीक है। An aircraft is flying at a height of 3,400 meter above the ground, ठीक है। If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree 10 seconds apart is 30 degree। इसका मतलब क्या है बेटा, मान ले यहां पे जैसे एयरक्राफ्ट आया, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के एकदम रडार में आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ये स्पैन रहा है कुल मिलाकर के टोटल कितना 10 सेकेंड्स का, ठीक है। ये स्पैन रहा है कुल मिलाकर के टोटल कितना बेटा 10 सेकेंड्स का, और ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड जी, यहां पे कौन है जी, यहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। रडार सिस्टम मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जो टोटल एंगल पूरा निपट रहा है ना, वो निपट रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है वो आ रहा है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री और ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब जरा गौर करेंगे आप, स्पीड निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या अगर वेलोसिटी, एक ही बात है, लीनियर मोशन, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एक काम करो, इस पॉइंट का नाम सी रख दो, चलेगा आपको इतना बेटा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, AC प्लस CB अपॉन यहां पे टोटल टाइम कितना लग गया इसको, 10 सेकेंड्स का टोटल इसको समय लग चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना, वेलोसिटी, तो भाई एक बात समझो, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, अगर मैं इसको भी x मान लेता हूं, तो ये कुल मिलाकर के 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 2x हो जाएगा, तो 2x अपॉन 10। यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक काम करो, tan 15 निकालो। क्या निकालो बेटा, tan 15 डिग्री। तो यार tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर x एंड व्हाट इज द बेस, बेटा बेस कितना है इसका, 3400 किलोमीटर, ठीक है। ये जो पूरा बेस है ना, ये है 3000 किलोमीटर नहीं, 3400 मीटर का बेस है, ठीक है। तो tan 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन 3400। तो अपन एक काम करेंगे, वहां से x उचका लेंगे, तो यहां से जो वेलोसिटी है ना, वो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ x, कितना आ चुका है बेटा 3400, और उसके बाद फिर आ जाएगा tan ऑफ 15 डिग्री और यहां पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो अभी अपने पास जो वेलोसिटी आ चुकी है वो आ चुकी है ट्वाइस ऑफ tan ऑफ 15 डिग्रीज इंटू 3400, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 182.2। आपका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 182.2, दैट टू मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के सवालों में डेटा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। इस बात का रोना गाना मत करना कि सर tan 15 की वैल्यू हमको याद
करनी पड़ेगी क्या बेटा, चल जाएगा उसके बिना भी, ठीक है, या फिर याद कर लो, वुड बी गुड इवन, ठीक है, आया समझ में। तो ये अपने पास रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। अप्रोच पल्ले पड़ गई, अप्रोच पल्ले पड़ गई, अप्रोच अगर समझ में आ गई है तो बस तुम्हारा काम हो चुका है डन, ठीक है। तो ये लो इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका। दिस क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। एनसीईआरटी हो चुकी है पूरी की पूरी सॉल्व सही से, ठीक है, चले ओके डन। तो दिस वाज द कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत ही एक तरफा तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है, आपकी सहायता हुई है, तो इस वीडियो को जरा लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात को पूरा फैला दो अपने सारे दोस्तों में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देख करके ये मत सोचना कि यार इंग्लिश मीडियम पे तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या होगा। तो बेटा हिंदी मीडियम का चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का चैनल है, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इट्स अ गारंटीड थिंग कि जितनी इंटेंसिटी से पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी इंग्लिश मीडियम के चैनल पे हो रही है, उतनी ही इंटेंसिटी से पढ़ाई हिंदी मीडियम के चैनल पर भी होती है। तो आपका काम वहां से डन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो कॉमेंट सेक्शन को यूज करके आप अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर फीडबैक में लगता है कि भाई इस पे काम करना चाहिए तो फिर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।